प्राणी वर्गीकरण पढ़ रहे हैं और प्राणी वर्गीकरण के कई लेक्चर हो चुके हैं। इस लेक्चर में बात करेंगे एस के हेलमिंथ्स की। मैं फिर से वही बताता हूँ आपको जिससे मैंने पहले बताया था आपको कि मैंने आपको कहा था कि हर लेक्चर के शुरू में डिस्कस करेंगे किस तरह से सारे फाइलों के नाम, जिससे आपको याद हो जाए। सबसे पहले पोरिफेरा, सिलिंड्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थीज, एस के हेलमिंथीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड इकारिडर्मेटा। तो ये सारे संघ हैं और ये सभी संघ अकशेरुकियों के हैं जिन्हें हम रोज़ का एक पढ़ रहे हैं। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है एनसीईआरटी के अंदर, बहुत छोटे छोटे दे रखे हैं, जितने दे रखे हैं उतने ही पढ़ रहे हैं। ज़्यादा इसमें लंबा चौड़ा नहीं करेंगे इसको, जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसी को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर फोर्थ चैप्टर है ये, और इसमें आज बात करेंगे एस के हेलमिंथीज की। एस के हेलमिंथीज, इन्हें गोलक्रमी भी कहते हैं। इन्हें गोलक्रमी भी कहते हैं। अब ये गोलक्रमी कैसे गोल? फुटबॉल गोल तो फुटबॉल भी होती है, पृथ्वी भी लगभग गोल ही है, पूरी गोल नहीं है लेकिन लगभग गोल है। तो ऐसी गोल नहीं, ऐसे गोल नहीं। ये कुछ इस तरह के गोल होंगे जैसे ये मेरे हाथ में एक वायर है, तो ये जो माइक का वायर है ये गोल है। अब गोल कैसे है ये, आप अगर इसको देखें ध्यान से तो कुछ इस तरह से ये है तो गोल लेकिन लंबा है। तो ये भी इसी तरह से क्रमी होता है, जैसे सिंपल सा आपके एक पेन होता है या चौक होती है, तो बस वही है कि है तो ये इस तरह से गोल है लेकिन लंबे है, एलोंगेटेड है। तो यहाँ पर भी यही कंडीशन है। एस के हेलमिंथीज कोई मेंबर है, गोलक्रमी है, ये गोल होते हैं इस तरह से और बॉडी इनकी गोल होती है, लंबी होती है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ इनके अंदर। अब कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमेशा पढ़ते हैं उन्हीं की बात करेंगे। इसके सदस्य द्विपार्श्व सममित हैं। इसके सदस्य द्विपार्श्व सममित हैं। द्विपार्श्व सममित का मतलब पहले पढ़ चुके हैं। द्विपार्श्व सममित का मतलब अगर किसी भी जीव को आप एक बीच की लाइन से, एक मध्य रेखा से दो भागों में बांटते हैं तो वह द्विपार्श्व सममित कहलाएगा। द्विपार्श्व सममित सिंपल इतना सा है कि आप किसी भी जीव को दो बराबर भागों में बांट सकते हैं उसके मुख्य अक्ष से गुजरने वाली रेखा द्वारा। ठीक है, और वो दो भाग लेफ्ट एंड राइट होंगे। ऐसा नहीं कि आप किसी भी एंगल से बांट दो। ठीक है, बीच की जो लाइन है, जो मध्य रेखा है, जो मुख्य अक्ष से गुजर रही है, उसी से आप उसको दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, तो ये इस कारण इसको द्विपार्श्व सममित कहेंगे। यह त्रिकोरक होता है, सारे त्रिकोरक ही है वैसे। त्रिकोरक यानी इसमें तीन जनिक झिल्लियाँ, एक्टोडर्म, मेसोडर्म तथा एंडोडर्म, ये तीनों झिल्लियाँ इसके अंदर पाई जाती हैं। जैसे प्लेटीहेलमिंथीज से पढ़ा था तो उसके अंदर भी तीनों झिल्लियाँ वो भी त्रिकोरक हैं, और जो पोरिफेरा सिलेंडर थे वो द्विकोरक थे। तो जो एनिमल्स हैं वो द्विकोरक हो सकते हैं, त्रिकोरक ये पहले पढ़ चुके हैं। पिछले एक लेक्चर बनाया था जिसमें ये इसी पर था, ये कोरक के ऊपर ही था। तो द्विकोरक जिनके अंदर एक्टोडर्म और एंडोडर्म है, त्रिकोरक जिसमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म तीनों है, उसको त्रिकोरक कहेंगे। तो यहाँ पर ये एस के हेलमिंथीज के मेंबर, एस के हेलमिंथीज के सदस्य त्रिकोरक होते हैं। इनमें तीनों लेयर्स उपस्थित होती हैं। तीनों लेयर विभिन्न अंगों के निर्माण के लिए उत्तरदायी हैं और शरीर के विभिन्न अंगों का निर्माण करती है। यहाँ पर त्रिकोरक है। इसके अलावा एक नाम और पढ़ेंगे यहाँ पर, बड़ा अच्छा नाम है और सिर्फ इन्हीं के लिए ही मिलेगा। ये शब्द और किसी के लिए यूज़ नहीं करेंगे। कूट गुह्य, इनमें गुहा कूट प्रकार की होती है, आभासी प्रकार की होती है। अब ये कैसे है, सिंपल सा पढ़ा था हमने पहले जब गुहा पढ़ा था टॉपिक। तीन प्रकार की गुहा के आधार पर तीन प्रकार के एलिमेंट हो सकते हैं, गुह्य, अगुह्य तथा कूट गुह्य। अब दो तो नाम से पता चल रहा है। गुह्य मतलब जिनके अंदर प्रगुहा या गुहा उपस्थित है, अगुह्य जिनमें अनुपस्थित है। लेकिन तीसरा जो कूट गुह्य है, जैसे अगुह्य पढ़ा था, अगुह्य का एग्जाम्पल था प्लेटीहेलमिंथीज। गुह्य के एग्जाम्पल एनेलिडा से आगे वाले सारे, यानी एस के हेलमिंथीज के आगे वाले सारे, एनेलिडा से जो भी है सब गुह्य है। लेकिन अगर बात करते हैं एस के हेलमिंथीज की, तो एस के हेलमिंथीज कूट गुह्य, इसके अंदर गुहा होती तो है लेकिन जो परिभाषा है उसके अकॉर्डिंग नहीं होती, कुछ उसमें चेंज होते हैं। जैसे परिभाषा है, एक्टोडर्म व मेसोडर्म के मध्य उपस्थित वह स्थान, एक्टोडर्म व एंडोडर्म के उपस्थित, एक्टोडर्म व एंडोडर्म के मध्य उपस्थित वह स्थान जो मेसोडर्म से घिरा हुआ हो, गुहा कहलाता है।
यहाँ पर एक्टोडर्म और एंडोडर्म के मध्य उपस्थित होता तो है रिक्त स्थान, लेकिन उसमें मीजोडर्म बिखरी हुई होती है, वो उसको घेर कर नहीं रखती। इसीलिए इसको, यह सिंपल सा एक रूम है, क्लासरूम है, आप सब पढ़ ही रहे हैं, पढ़ते हैं, तो आपने देखा होगा जो क्लासरूम है उस क्लासरूम के अंदर खाली है, जगह है, लेकिन बीच बीच में कुछ बेंचेस बिखरी हुई है। लेकिन आप उस रूम में घूम सकते हैं अच्छे से, इतना स्पेस है तो आप उस पूरे रूम में चक्कर लगा सकते हो, घूम सकते हो, लेकिन वहाँ पर बेंचेस बिखरी हुई है। तो ये जो कंडीशन है वो उस तरह की कंडीशन है जिसमें रिक्त स्थान तो है लेकिन पूरी तरह से नहीं है। एस्के हेलमिंथेस के जीव स्वतंत्र जीवी भी होते हैं, परजीवी भी होते हैं, ये जलीय भी हैं, स्थलीय भी हैं, तो ये सारे नाम इनके लिए यूज़ कर सकते हैं। अब स्वतंत्र जीवी किनको कहते हैं? जो किसी पर निर्भर नहीं रहते, आराम से रहते, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। परजीवी जो दूसरों के शरीर में रहकर, उनके शरीर के ऊपर रहकर या अंदर रहकर उनसे पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें परजीवी कहते हैं। जलीय, जल में रहने वाले है ये, और स्थलीय भी होते हैं। अब परजीवी की बात करेंगे, इसके एग्जाम्पल एस्केरिस। एस्केरिस में लैंगिक द्विरूपता मिलती है, नर और मादा एक दूसरे से अलग है, आप उनको देखकर पहचान सकते हैं। लैंगिक द्विरूपता का मतलब यही है जिनमें आप देख कर बता सकें नर कौन सा है, मादा कौन सी है। तो इसमें साइज़ में डिफरेंस होता है, नर छोटे होते हैं, मादा लंबी होती है, साइज़ में दोनों में डिफरेंस होता है। तो आप देख के बता सकते हैं कि नर कौन सा और मादा कौन सी है। एस्केरिस पानी में मिलता है, परजीवी के रूप में शरीर में प्रवेश करता है, पॉन्ड वाटर में होता है ये, तालाब के जल में और स्वच्छ जल में, वहाँ से प्रवेश करेगा और एस्केरियसिस रोग उत्पन्न करेगा। इसी तरह से एक और इसका साथी, इसका एस्के हेलमिंथेस का मेंबर है वाउचेरिया। वाउचेरिया एक रोग उत्पन्न करता है जिसका नाम है वाउचेरियसिस। इसको हाथी पाँव रोग भी कहते हैं, एलिफेंटियसिस भी कहते हैं, जिसमें अगर शरीर में पहुंच जाता है, मच्छर से पहुंचता है और शरीर में पहुंचने के बाद शरीर में जो लसिका अंग है या जो लसिका वाहिकाएँ हैं उनके अंदर सूजन आ जाती है, जनरली पैर में या हाथ में, मोस्टली पैर में होता है, नर में वृषण में भी हो सकता है। तो नर में वृषण में, पैर में और हाथ में भी हो सकता है। तो लसिका वाहिनियाँ सूज जाती है, फूल जाती है और लगभग इतनी मोटी हो जाती है, मतलब पैर इतना मोटा हो जाता है तो चलने लायक नहीं रहता, आप उस पैर के साथ चल नहीं सकते। इसलिए इसको हाथी पाँव रोग या एलिफेंटियसिस डिजीज़ भी कहते हैं। इनके अगर जनन की बात करें तो सिंपल, इनमें जैसा भी मैंने कहा कि नर और मादा की हाइट अलग अलग है, उनकी लेंथ अलग अलग है, तो सिंपल इससे पता चल रहा है नर वो मादा भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। यानी ये कह सकता हूँ मैं एक लिंगी, ये प्राणी एक लिंगी है, सिंपल सी कंडीशन, तो एक लिंगी प्राणी है। और एक चीज़ और इनमें डिस्कस करेंगे, इनके अंदर एक तो आहार नाल पूर्ण मिलती है, दूसरा लार्वा अवस्था उपस्थित अथवा अनुपस्थित, ठीक है। लार्वा अवस्था इनमें उपस्थित भी हो सकती है और अनुपस्थित भी हो सकती है, दोनों कंडीशन इनमें मिल जाती है। एक चीज़ और जो मैंने अभी बताई, इनमें आहार नाल वो पूर्ण प्रकार की होती है। अब ये पूर्ण प्रकार की आहार नाल का मतलब क्या? आहार नाल पूर्ण का मतलब ये है, इनमें एलिमेंट्री कैनाल भी आहार नाल मुख से लेकर गुदा तक मिलती है। अब ये ऐसा सब नहीं होता जैसा आपने देखा होगा, लेकिन इसका जो पुराना मेंबर, यानी इसका जो पुराना, इससे पहले वाला जो संघ है प्लेटी हेलमिंथेस, उसमें ऐसा नहीं, वो इसका साथी नहीं है लेकिन इससे पहले है, बिल्कुल पड़ोसी है इसका। तो इससे जस्ट पहले जो प्लेटी हेलमिंथेस के मेंबर है, जिनको पढ़ा था पिछले लेक्चर में, टीनिया, सोलियम, फैसिला, एपिटिका, इनके अंदर आपको अपूर्ण आहार नाल मिलती है। अपूर्ण आहार नाल जिसमें मुख तो होता है लेकिन गुदा नहीं होता, में ज्वालाकोशिका मिलती है उत्सर्जन के लिए, तो अलग है वो एक मैटर पूरा। तो यहाँ पर आपको पूर्ण आहार नाल मिलेगी, मुख से लेकर गुदा तक, और जो नाल है, जो नलिका है, इसी के द्वारा अपशिष्ट पदार्थ का शरीर से उत्सर्जन किया जाता है। इस प्रकार से एस्के हेलमिंथेस के कुछ ये लक्षण थे, तो सिंपल से लक्षण हैं जो एनसीईआरटी ने दे रखे हैं, जिनको यहाँ पर डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे एनेलिडा की।